कहानी का ये 5वां भाग देखने से पहले इसके पहले चारों भाग अवश्य देखें। देवजीत कॉल पर धारा की बेसिर पैर की बातें सुनकर गुस्से में बिफर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर पर चल क्या रहा है। कहीं धारा सोनल को सब कुछ ना बता दे। उसके मना करने के बावजूद भी वो उससे बात करने के लिए उसे घर के अंदर ले आई। वहीं जाना होगा ये सोचकर वो फुर्ती से घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सोनल जा चुकी थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने रूम में आया तो धारा को एक रेड गाउन में तैयार होते देखा। धारा उसे बिल्कुल इग्नोर ही कर रही थी, पर देवजीत ने आगे बढ़कर उसको दीवार से लगा दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। धारा उसकी उन आंखों में डूबने लगी कि देवजीत गुस्से में बोला, मैंने मना किया था ना तुम्हें, शायद तुम प्यार से मानने वाली नहीं हो। मुझे तुम्हारे जैसे अड़ियल लोग को भी रास्ते पर लाने आता है। देवजीत उसके नजदीक आने लगा। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, पर अभी जो मुझे अच्छा लगेगा वही करूंगा। मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर हुक्म चला रही हो तुम, तो आज सच में पत्नी बन ही जाओ। धारा ने करीब आते देवजीत के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा, तो देवजीत ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर सिर के ऊपर दीवार पर लगा दिया और गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोला, जब से मेरी लाइफ में आई हो शांति खत्म सी हो गई है मेरी। क्या हैंडल करूं मैं? धारा डरी सी उसको देख रही थी। उसके नाम बोलने पर देवजीत फिर से बोला, बोलो क्या करूं मैं? धारा ने ध्यान दिया कि देवजीत गुस्सा होने से ज्यादा परेशान हो रहा है। वो फ्रस्ट्रेट सा लग रहा था। धारा बोली, अपनी आंखें बंद करके कुछ डीप ब्रीथ लो, यू विल फील बेटर। देवजीत बोला, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। धारा आंखें दिखाती हुई बोली, डॉक्टर मैं हूं या तुम थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं करते? देवजीत ने उसके हाथों को थोड़ा टाइट पकड़ लिया और बोला, अभी मेरी नहीं अपनी चिंता करो। धारा ने कुछ सोचा और अपना चेहरा देवजीत के पास ले आई। देवजीत उसके इस एक्शन को समझ पाता कि धारा अपने गाल से उसके गाल को जेंटल तरीके से रब करने लगी। उसके टच से देवजीत कमजोर हो गया और उसके हाथों से धारा के हाथ छूट गए। धारा उसके कान में बोलने लगी, खुद को शांत रखो, खुश रहो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देवजीत सच में बिल्कुल शांत हो गया था। उसने खुद को धारा से दूर कर उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। देवजीत धारा से दूर हट गया और अपने दिल को कठोर कर लिया। धारा बोली, खुद को इतना परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें टेंशन नहीं दे रही थी, ना ही तुम्हारे खिलाफ जाकर तुम्हें तंग करने की हसरत पाली थी। सोनल तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। मैंने उसे यहाँ अंदर इसलिए आने दिया ताकि उसे जो सारे सवालों के जवाब जानने थे मैं उसे दे सकूं, ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। मैं बस तुम्हारा बोझ कम करना चाहती थी। देवजीत ने उपहासपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोनल को कुछ भी कहोगी और वो चुपचाप मान लेगी? तुम इन रिपोर्टर्स को नहीं जानती, बाल की खाल तक खींच लेते हैं। धारा आश्चर्य से उसे देखने लगी और बोली, पर क्यों? मैंने तो उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। देवजीत बोला, पर वो तुम्हारे जवाबों से सेटिस्फाई हुई हो ये भी तो जरूरी नहीं। मेरी टेंशन कम करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मेरा सारा सच बता सकती हो उसे। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही किसी निर्दोष को सजा दी है। तुम्हारे साथ वही हुआ जो तुम डिजर्व करती थी। ये समझने की भूल मत करना कि तुम्हारे इस कदम से मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। देवजीत कबर्ड के पास जाकर अपने कपड़े निकालने लगा तो धारा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है कि तुम मुझ पर रहम करो, और ना ही मुझे पसंद आएगा कि कोई मुझ पर तरस खाए। सच तो ये है कि मैंने तुम्हारी वो फाइल पढ़ी है जिसमें तुम्हारे एनकाउंटर या बाकी दूसरे केसों से जुड़ी खबरें अखबारों में छुपी थी। सभी कहते हैं कि तुम ईमानदार हो और दिल से तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुमने कई बार अपनी जान की भी बाजी लगाई है। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों के बीच की दिक्कत की वजह से तुम्हारे नाम पर कोई भी किसी भी तरह का कीचड़ उछाले। देवजीत ने अपने कपड़े निकालकर उसकी ओर देखा और बोला, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो? धारा मुंह बनाकर बोली, पता चला मुझे कि तुम्हारी गर्ल्स फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है, पर मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने की
कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत ही क्या है। देवजीत से कुछ कहते ना बना, वो कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगा कि धारा बोली, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि उस गर्ल्स की फैन फॉलोइंग में एक नाम सोनल का भी है। ये बात सुनते ही देवजीत के होश उड़ गए और वो चौंक कर धारा की तरफ मुड़ा और हैरानी से बोला, व्हाट? धारा नटखट मुस्कुराहट के साथ बोली, अब कौन जाने कि वो वाकई हमारी शादी के मामले को लेकर गंभीर है या तुम्हें नहीं पा सकी उसका मलाल है। अच्छी खबर यह है कि उसने पिछले साल ही शादी कर ली है, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। देवजीत सोचता सा रह गया, फिर कोई जवाब दिए बिना चेंज करने चला गया। वो थोड़े टाइम बाद शावर लेकर कपड़े चेंज करके बाहर आया तो धारा पलके झपकाना ही भूल गई। देवजीत ने जब उसे ऐसे देखते देखा तो उसे देखकर बोला, क्या हुआ? तुम तो मेरी वाइफ हो, फिर ये मेरी फैंस की तरह क्यों अब लग देख रही हो? चलो अब पार्टी में सभी लोग पहुंच गए होंगे और वहां कोई तमाशा मत करना। धारा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। देवजीत भी उससे नजर बचाकर उसे देखने लगा, फिर उसने अपनी नजरें उससे हटा ली और धारा ने देखा कि देवजीत ने अपनी गन को भी साथ रख लिया है, तो उसने हैरानी से पूछा, ये क्यों साथ ले ली? देवजीत ने धारा को ऐसे रिएक्शन के साथ देखा जैसे बोलना चाहता हो कि तुमसे ऐसे बेवकूफी भरे सवाल की उम्मीद नहीं की थी मैंने। वो रूम से उसे साथ आने को कहता निकल गया। देवांशी धीरे धीरे गुजरते हुए समय के साथ देख रही थी कि रोहित भी बहुत अच्छा लड़का है। वो आज तक उसके लिए सिर्फ उसके भाई का दोस्त था, तो कभी किसी और नजर से देखा नहीं था। जितना देवांशी का झुकाव धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ता जा रहा था, उतनी ही उसकी नफरत भी हर रोज समय के साथ सूर्या के लिए बढ़ रही थी। देवजीत और धारा पार्टी में पहुंचे तो इंस्पेक्टर रोशन उन्हें अंदर ले गया। देवजीत और धारा को सबने बधाइयां दी। देवजीत सभी को धारा से मिलवा रहा था और उसकी कमर में हाथ डालकर बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था, जैसे कि सच में उनकी लव मैरिज हुई है। देवजीत को देखकर सभी यही कह रहे थे कि वो तो धारा के प्यार में पूरी तरह डूब गया है। वहां मौजूद पुलिस वालों की पत्नियां धारा को टीज कर रही थी कि हमें भी कुछ नुस्खे बताओ कि पति को कैसे खुद पर लट्टू किया जाता है। देवजीत और धारा डीसीपी सर और उनकी वाइफ के साथ खड़े बातें कर रहे थे। देवजीत का ध्यान रोशन पर गया तो उसने उसे खुद के पीछे आने का इशारा किया। धारा को वहीं बात करते छोड़कर वो बहाना बनाकर होटल के पीछे की लॉबी में पहुंच गया और अपनी सिगरेट निकालकर पीना शुरू कर दिया। रोशन भी थोड़े टाइम में वहां आ गया। देवजीत को सिगरेट पीते देखकर वो समझ गया कि ये किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं और रोशन ने पास आकर कहा, सर आपने बुलाया? देवजीत ने उसकी तरफ देखकर अपनी सिगरेट बढ़ा दी तो वो झिझक गया, जिसे देखकर देवजीत हंस दिया और बोला, ले लो यार, हम इस वक्त ड्यूटी पर नहीं है। रोशन ने वो लेकर एक कश खींच लिया। फिर देवजीत सीरियस मूड में आ गया और बोला, कुछ पता चला उस अज्जू का? रोशन ने उसे वापस सिगरेट दे दी और बोला, सीसीटीवी में एक आदमी नजर आ गया है रुपया रखता हुआ। उसकी कुंडली निकालने का बोल दिया है खबरी को। कल शाम तक वो हमारे सामने टूटा फूटा पड़ा होगा, फिर उस अज्जू का ठिकाना खुद ही बता देगा। देवजीत ने सिगरेट वहीं फेंक कर अपने जूते से कुचल दी और बोला, इसी तरह मसल कर रख दूंगा उसको, उसे उसकी सही जगह दिखानी है मुझे। रोशन बोला, राइट सर, अब बहुत दूर नहीं है वो हमारे शिकंजे से। देवजीत ने रोशन को देखने के लिए उसकी तरफ चेहरा किया तो उसके पीछे आग खड़ी हुई लड़की को देखा, जो थोड़ा पीछे खड़ी उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। रोशन ने पीछे मुड़कर उसे देखा और बोला, हेलो मैम। लड़की अपने हाथ में जाम लिए उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या रोशन, तुम अभी तक नहीं बदले? इसके साथ हर वक्त गर्लफ्रेंड की तरह क्यों चिपके रहते हो? बट इट्स रियली स्ट्रेंज कि तुम्हारे होते हुए भी उस धारा को कैसे टाइम मिल गया इस बेरहम को अपने प्यार के जाल में फंसाने का। मैंने तो 2 महीने तक हर कोशिश करके देख ली, पर तुम्हारे राणा सर ने मुझे देखा तक नहीं। और रोशन ने देवजीत की ओर देखा तो देवजीत बोला, तुम जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो, मिसेस कपूर का तो ये सब चलता ही रहेगा। और रोशन उधर से निकल गया, लेकिन उस लड़की ने अपना ड्रिंक का गिलास एक साइड फेंक दिया और देवजीत को उसकी जैकेट से पकड़कर पीछे दीवार पर धकेल कर उसके सामने आ गई और बोली,
मिसेस कपूर कहकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? अगर तुमने हाँ कहा होता तो मैं मिसेस राणा होती। देवजीत ने उसे कोई भाव न देते हुए दूसरी ओर मुंह कर लिया और बोला, लगता है मेरा रिजेक्शन दिल पर ले लिया है तुमने मोना। मोना ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने नजदीक कर लिया और बोली, हाँ ले लिया था दिल पर, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं चाहा। देवजीत बोला, जिस लड़की के लिए हर रोज लड़के बदलना फैशन हो उसे मैं अपनी जिंदगी में क्यों शामिल करूंगा। मोना हंसी और फिर उसकी गर्दन को धीरे से छूते हुए बोली, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। सभी पार्टी में मशगूल हैं तो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देवजीत ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और बोला, तुम्हारी सोच अभी भी वही रही गिरी हुई। आई एम डैम श्योर कि तुमने कपूर को अपने जाल में फंसाया होगा, वरना तुम्हारे जैसी लड़की को कोई अपने घर सर्वेंट भी नहीं रखना चाहेगा। देवजीत उसे एक तरफ करके वापस पार्टी में आ गया और मोना उस पर चीखती रह गई। मोना ने अपने आप को शांत किया और देवजीत के पीछे पीछे आ गई। वो बाकी सभी से मिलाने का बहाना करके धारा को अपने साथ ले गई। 2 कदम दूर खड़े देवजीत ने ये देखा तो उसके चेहरे की नसों में गुस्से से खिंचाव आ गया कि ये करना क्या चाह रही है। धारा को कुछ उल्टा पुल्टा ना कह दे, फिर अगर कुछ बोल भी देगी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। धारा को अपने साथ लेकर गई मोना ने उसको अपने साथ मौजूद कुछ यंग पुलिस ऑफिसर्स की बीवियों से मिलवाया और अपना भी इंट्रो दिया। कुछ टाइम बाद मोना धारा को अपने साथ लेकर एक तरफ बैठ गई और बोली, ये कारनामा कैसे कर दिखाया। मैं तो 2 महीने पहले तक इसके पीछे पागलों की तरह पड़ी रही थी। ये इतना शरीफ भी नहीं है जैसा दिख रहा है। ये फ्लर्ट करने वाला है। मुझ जैसी कई लड़कियों को इसने यूज करके छोड़ दिया है। तुमको कभी बताया इसने अपने पास्ट के बारे में? धारा ने चौंक कर देवजीत को देखा जो बार बार उसे की ओर देख रहा था कि वहां चल क्या रहा है, क्योंकि उसे धारा की फिक्र थी कि ये मोना उसे चोट ना पहुंचा दे। देवजीत ने कुछ समय तक खुद के जज्बात को कंट्रोल किया, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया कि मोना ना जाने क्या कहकर धारा को बरगला देगी। वो तेजी से उन दोनों के पास आ गया और बोला, सबसे दूर एक कोने में क्या बातें की जा रही हैं? मोना बोली, तुम्हारी वाइफ से जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या जादू चलाया है इसने तुम पर जो तुम इतनी सारी लड़कियों के दिल तोड़कर इससे शादी कर बैठे। देवजीत उसकी बात पर मुस्कुराया और धारा के हाथ में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे अपने पास लाकर चूम लिया। मोना उसकी इस हरकत से आग बबूला हो गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। फिर देवजीत ने धारा की कमर में अपनी बाह डाल दी और मोना को देखकर कहा, इफ यू डोंट माइंड, मैं अपनी जानी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। नई नई शादी हुई है हमारी, तो थोड़ा बहुत टाइम साथ में भी तो स्पेंड करना चाहिए। मोना एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, जरूर। देवजीत धारा को साथ ले जाने लगा कि धारा मोना के पास आकर रुक गई और उसके गले लगते हुए धीरे से कान में फुसफुसाकर बोली, मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर दोबारा कभी इनके बारे में गलत बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे जरा से भी झिझक नहीं होगी। मोना ने आंखें गोल घुमा ली और बोली, व्हाटएवर, एक बात तो बताओ, बहुत विश्वास है तुम्हें अपने पति पर? इस बात में किस चीज का गुरूर है तुम्हें? धारा बोली, यही कि मेरे पास वो है जो तुम्हें कभी नहीं मिल सका। तुम्हारे लिए वही कहावत बेस्ट है, अंगूर खट्टे हैं। धारा उसका मखौल उड़ाने के अंदाज में उस पर हंसती हुई वहां से चली गई। फिर देवजीत और धारा एक साथ बैठ गए। देवजीत ने पूछा, वो मोना क्या बोल रही थी तुम्हें? धारा बोली, तुम्हारी तारीफ कर रही थी और कितनी लड़कियां क्रेजी हैं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे एक साथ इतनी दुश्मन मिलने वाली है। देवजीत ने अपने हाथ में ली हुई ड्रिंक का एक घूंट भरते हुए कहा, हाँ ठीक है कि मैं गुड लुकिंग हूँ, लेकिन ये जो लड़कियां हैं वो मेरे पीछे नहीं, मेरी पावर के पीछे हैं। उन्हें देवजीत नहीं, ऐसे भी देवजीत सिंह राणा चाहिए। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिर्फ मुझे पसंद करे, मेरे रुतबे को नहीं। धार ने यह सुनकर थोड़ा सा स्माइल किया तो देवजीत बोला, तुम मुझ पर हंस रही हो? वो बोली, नहीं, अपनी किस्मत पर, क्योंकि मैं भी हमेशा से ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जो मुझसे प्यार करे, इसलिए वो मेरे साथ ना हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छा कमा लेती हूँ। देवजीत और धारा एक दूसरे को कुछ सेकंड्स तक देखते रहे, फिर नजर हटा ली, लेकिन दोनों ही सोच रहे थे कि क्या उनकी ये विश पूरी हुई। थोड़े टाइम बाद इंस्पेक्टर रोशन उनके पास आया
और एक कपल डांस करने को रिक्वेस्ट करने लगा। देवजीत ने तो सीधे तौर पर मना कर दिया और बोला, मेरा मूड नहीं है रोशन। धारा भी मना करना चाहती थी, लेकिन जब मोना की नजर खुद पर ही जमी देखी तो उसे जलाने के लिए वो उठ खड़ी हुई और देवजीत की तरफ हाथ बढ़ा दिया। देवजीत उसे देखने लगा कि ये क्या चाहती है। मैं मना कर रहा हूं तो भी खड़ी हो गई। वो धारा से मना करने वाला था, लेकिन जब वहां आए हुए सभी लोगों की आंखें खुद पर जमी देखी तो मजबूर होकर मुस्कुराकर धारा के हाथ में अपना हाथ दे दिया। धारा और देवजीत दोनों कपल डांस करने लगे। उनकी नजरें एक दूसरे से हटी नहीं रही थी। इस समय वो अपने बीच की सारी दिक्कत भूल गए थे। मोना उन दोनों को इस तरह प्यार में डूबकर डांस करते देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी कि जो चीज उसे हासिल नहीं हुई वो धारा को कितनी आसानी से मिल गई। लेकिन देवजीत जैसे गर्म मिजाज को तो ऐसे ही मिलनी चाहिए थी। वो बड़बड़ाई, मेरी इससे शादी हो भी जाती तो भी मैं इसे अपने इशारों पर नहीं नचा पाती, और मुझे तो कोई नाचने वाला चाहिए था। मैं अपने चेहरे पर रिंकल्स क्यों लाऊं इन दोनों को खुश देखकर। गो टू हेल। डांस के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जगह पर आकर बैठ गए, लेकिन प्यार भरे कुछ मिनटों के बाद दोनों अब थोड़ा लाइट महसूस कर रहे थे। घंटे भर बाद देवजीत ने देखा कि धारा काफी थकी हुई लग रही है और बार बार टाइम भी देख रही है। उसे याद आया कि कल शाम से उसकी ड्यूटी भी शुरू हो जाएगी। वो सभी से बहाना बनाकर पार्टी से धारा को लेकर बाहर आ गया और गाड़ी में बैठ गया। तो धारा ने उससे कहा कि वह खुद अकेले घर चली जाएगी। अगर वो चाहे तो पार्टी को और एंजॉय कर सकता है, लेकिन देवजीत ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अब काफी थक चुका है और लेट नाइट पार्टीज उसके बस की बात नहीं है, तो टाइम से ही निकल रहा है वापस। दोनों घर आ गए। धारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि पीछे से आते देवजीत को देखकर भोला चौंक गया और बोला, सर आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए पार्टी से। देवजीत ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोला, थकान हो रही है, सोने का मन है मेरा, और मैं तो इतने ही टाइम पर आ जाता हूँ हर बार। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। लेकिन सीढ़ियों पर खड़ी धारा सोचने लगी कि भोले ने ऐसा क्यों कहा कि जल्दी पार्टी से आ गए। इसका मतलब तो यही हुआ कि देवजीत लेट नाइट पार्टी करने में ओके हैं और आज शायद दूसरे दिनों से जल्दी आए हैं। क्या उसने ये मेरे लिए किया। धारा कंफ्यूज सी रूम के पास आई तो उसने देखा कि देवजीत अपने शूज और जैकेट उतारकर एक साइड रखकर कपड़े चेंज करने चला गया था। इतने धारा रूम में आई तो वो काउच पर लेट चुका था। धारा के आने की आहट पाकर उसने उसकी तरफ करवट ले ली। धारा बाथरूम में जाकर अपनी नाइट ड्रेस चेंज कराई और लाइट्स ऑफ कर बेड पर आकर लेट गई, लेकिन उसकी नींद पता नहीं कहाँ उड़ गई थी। थोड़ी देर बाद देवजीत ने करवट बदली। अभी उसका चेहरा धारा की तरफ था। वाकई उसका फेस बहुत अट्रैक्टिव था। एक बार जो देख ले तो दोबारा देखे बिना नहीं रहा जाता था। गुस्सा करता है तो इसी चेहरे से डर भी लगता है, लेकिन जब शांत होता है या सो रहा होता है तो यही चेहरा बहुत क्यूट भी लगता है। धारा उसको देखकर सोचने लगी कि देवजीत ने उसके साथ जो किया या जो उसकी नाराजगी है वो अपनी जगह सही है। उसकी जगह कोई और होता तो वो शायद इससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव करता। आज पार्टी से जल्दी आने की वजह भी मैं ही हूँ शायद। क्या ये भी मुझे पसंद करता है। वो उसे मोहब्बत से देखने लगी। इस इंसान की तरफ उसका लगाव बढ़ता ही जा रहा था। पसंद तो वो उसे उस रात से ही करने लगी थी। वो उसके दिल में बसता जा रहा था। देवजीत की आंखें बंद जरूर थी, पर उसे आभास हो रहा था कि दो आंखें बहुत देर से उसको ही देख रही। उसने आंखें खोली तो धारा की नजरें खुद पर पाई। खुद को रंगे हाथ पकड़े जाने पर धारा हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। देवजीत उसके उस खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। जो भी तुमने किया, नफरत बेशुमार होनी चाहिए थी तुमसे, बट ऐसा नहीं कर पा रहा हूं मैं। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने की जगह खुद को तुमसे दूर करने की जद्दोजहद में लगा पड़ा हूं। मैं प्यार नहीं कर सकता तुमसे। तुम गुनहगार हो मेरी बहन की खुशियों की, और तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है। फिर वो उसकी ओर पीठ करके लेट गया। थोड़े टाइम बाद देवजीत तो सो गया, लेकिन धारा को नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ अजीब सी बेचैनी थी। एकदम से उसे कुछ याद आया तो वो दबे पांव उठी और अपने पास वाली टेबल वाली ड्रॉर में से कलरफुल रिबन, ग्लू, कैंची और ट्रांसपेरेंट पॉली वगैरह जैसे सामान निकाल लिया। फिर उसने देवजीत की कबर्ड की नीचे वाली ड्रॉर में से वो फोटो फ्रेम निकाली जो देवांशी ने देवजीत को गिफ्ट की थी,
और उसने गुस्से में खराब की थी। धारा तो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसे क्या पता था कि इस काम से अनजाने में देवजीत के इमोशंस हर्ट कर बैठेगी। वो उनकी भरपाई करना चाहती थी। धारा सारी चीजें लेकर बाहर बालकनी का डोर बिना आवाज के ओपन करके बाहर जाकर बैठ गई और अपना काम शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद सिमी का उसके मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज शो हुआ। कल आ रही है ना? धारा ने रिप्लाई किया, डेफिनेटली। सिमी बोली, देवजीत किस तरह का बिहेव कर रहा है तेरे साथ? क्या वो बहुत टॉर्चर कर रहा है? धारा बोली, नो, वो यहाँ रहता ही कितना है, हर वक्त भाग दौड़ रहती है उसकी लाइफ में। खाने का भी टाइम नहीं होता ढंग से, दिखाता भी है तो सिर्फ झूठा गुस्सा, या फिर मैं अपनी बेवकूफ में कुछ ऐसा कर देती हूँ जिससे उसको असली में गुस्सा आ जाता है। अभी 2 दिन ही हुई है सिमी, और मुझे भरोसा है कि मैं उसके गुस्से को खत्म कर दूंगी। सिमी बोली, तो बता देना उसे जो सच है, कि जो भी तूने किया वो देवांशी की भलाई के लिए ही किया था। धारा बोली, हाँ बताऊंगी, लेकिन तुझे याद है ना प्रीत ने क्या कहा था? हमें अभी महीने भर रुकना होगा, फिर बोल दूंगी सब। सिमी ने अपने कंधे ऊपर किए और मैसेज किया, एज योर विश, कल मिलते हैं नाइट शिफ्ट में। धारा ने ओके के कर मोबाइल रख दिया। धारा शादी वाले दिन को याद करने लगी कि तब क्या हुआ था। उस दिन दोपहर में सूर्य के रूम में उसने बुर्के वाली लड़की को जाते हुए देखा था, तो वो सोचने लगी कि ये कौन है। सूर्य के रूम में पहुंचकर उसने देखा कि वो बुर्के वाली लड़की एक तरफ बैठकर रो रही है और सूर्य बहुत ज्यादा टेंशन में है। धारा ने उससे पूछा, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? तो शुरुआत में तो वो उसको कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन धारा सख्ती से पेश आई तो सूर्य ने बताया कि ये बुर्के वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड प्रीत है। वो उससे बहुत प्यार करता था और अब भी करता है, लेकिन कुछ महीने पहले प्रीत ने अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर उससे ब्रेकअप कर लिया था और सूर्य से झूठ बोल दिया था कि वो उससे कोई प्यार नहीं करती है। उसने सूर्य को सच नहीं बताया था कि उसने ये डिसीजन दबाव में लिया है। सूर्य इस बात से बहुत टूट गया था कि प्रीत उससे प्यार नहीं करती, लेकिन आज जब उसकी शादी हो रही है तो प्रीत सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, क्योंकि आज सूर्य की शादी है तो अब कुछ नहीं हो सकता। वो प्रीत से कह रहा है कि जैसे आई है वैसे ही वापस लौट जाए, अब बहुत देर हो चुकी है। प्रीत ने रोते हुए धारा के पास जाकर हाथ जोड़ लिए कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी फैमिली उसे बेबी गिराने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था, क्योंकि ये बेबी उसके और सूर्य के प्यार की निशानी है। सूर्य बोला, तो तुमने मुझसे पहले क्यों छुपाया? अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो गई है। प्रीत बोली, मुझे भी बाद में पता लगा और तुमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी चेंज कर लिया था। बड़ी मुश्किल से घर वालों से छुप छुपा कर तुम्हारा पता लगाते हुए आज यहाँ पहुंची हूँ। प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। शायद मेरे घर वाले भी मुझे अब नहीं अपनाएंगे। ये सुनकर धारा का दिल भर आया। वो प्रीत की हालत समझ सकती थी। उसने सूर्या को डांटा और बोली, नहीं सूर्या, तुम देवांशी से शादी नहीं करोगे, क्योंकि इतना बड़ा सच जानने के बाद देवांशी शादी करके तुम अपनी और प्रीत के साथ साथ 2 और बेगुनाहों को भी जिंदगी भर की सजा तोहफे में दे दोगे। और वो 2 बेगुनाह देवांशी और तुम दोनों का बेबी है। देवांशी के साथ ये धोखा है। तुम किसी मासूम लड़की को धोखे में रखकर कैसे उससे शादी कर सकते हो? नहीं, तुम ये शादी करके इतने लोगों की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। देवांशी तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। वो मासूम लड़की तो पता नहीं क्या क्या सपने देखकर तुम्हारे साथ शादी कर रही है, पर तुम उसे डिजर्व नहीं करते। कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी और अपनी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भाग सकते तुम। उस मासूम बच्चे की इस सब में क्या गलती? आज तुमने देवांशी से शादी कर ली तो उसका क्या होगा? उसे पूरा राइट है अपने मम्मा पापा का प्यार पाने का। मैं भी हमारे घर वालों को सारा सच बता देती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे शादी नहीं करते तुम प्रीत के साथ। तुम्हारी गलती की सजा बाकी लोगों को क्यों मिले? तुमने हम सबको सच न बताकर बहुत गलत किया। धारा रूम से बाहर जा रही थी, लेकिन प्रीत ने उसे रोक लिया और रोकर बोली, धारा प्लीज लिसन टू मी। मैं सूर्य से शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी विश और राइट दोनों है कि मैं सूर्य से शादी करूं, बट प्लीज तुम कुछ ऐसा करो कि किसी को मेरी प्रेगनेंसी का पता न चले और मेरी शादी भी हो जाए। धारा शॉक्ड हो गई। वो हैरान होकर बोली, लेकिन क्यों? तुम्हारी इस 5 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद ही हमारी फैमिली एग्री करेगी शादी को, और अभी नहीं बोलोगे, लेकिन फेरों के टाइम तो सबको तुम्हारी पहली दिखेगी, तब क्या होगा? तब तो सबको पता चल ही जाएगा। प्रीत बोली, एक्चुअली एक इशू और है।
महीने भर में मेरी बड़ी बहन खुशी की शादी है। मेरे भागने की बात तो मेरे घर वाले जैसे तैसे छुपा लेंगे, बोल देंगे कि पढ़ाई के लिए बाहर गई है। लेकिन अगर मेरे प्रेग्नेंट होने की बात महाखुशी के होने वाले ससुराल में पहुंच गई तो मेरी बहन का रिश्ता भी टूट जाएगा। कौन ऐसी लड़की की बहन से शादी करेगा जिसकी बहन शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई? और अगर सब जगह ये खबर फैल गई तो मेरी फैमिली की इज्जत भी खराब होगी। अपनी एक गलती की वजह से मैं बहुत कुछ खराब कर चुकी हूँ। अगर मेरी बहन का रिश्ता मेरे कारण टूट गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी बहन की लाइफ खराब नहीं करना चाहती। मैं ऑलरेडी पहले ही उनको बदनामी के भंवर में छोड़कर आ चुकी हूँ। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती मुझे दुनिया की नजरों से छुप कर रहना होगा। तुम अपने और देवांशु की फैमिली को इस बारे में कुछ भी मत बोलना। हो सकता है कि यहाँ तो कोई कुछ ना कहे, बट जब ये बात देवांशु की फैमिली तक पहुंचेगी तो कोई ना कोई ये बात लीक जरूर कर देगा। और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि लोगों को ऐसी बातें फैलाने में मजा भी बहुत आता है। धारा के सामने सिचुएशन ऐसी थी कि सच बताती है तो प्रीत और उसकी फैमिली की बदनामी, उसकी बहन की शादी टूटेगी, और नहीं बताती है तो देवांशी की फैमिली को क्या रीजन दिया जाएगा? सूर्य से अभी देवांशी की शादी करवाकर इस पवित्र रिश्ते का अपमान तो वो नहीं करने देगी। वो देवांशी की लाइफ खराब नहीं होने देगी। ये रिश्ता टूट गया तो उसे कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा जो उसे डिजर्व करता होगा। धार ने सिम्मी को बुलाकर सब बता दिया। काफी टाइम सोचने के बाद उसने तय किया कि पहले इनकी शादी करवा देते हैं, फिर अपनी फैमिली को समझा देंगे और 1 महीने बाद जब खुशी की शादी हो जाएगी तो देवांशी की फैमिली के साथ सभी को सच बता देंगे। देवांशी और उसकी फैमिली को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बट वो सिर्फ कुछ समय के लिए होगा। लेकिन अगर ये शादी हुई तो देवांशी को सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। धारा सोच भी रही थी कि देवांशी की फैमिली से बात कर ले और पहले एक श्योरिटी ले ले कि वो ये सारी बातें आउट नहीं करेंगे। लेकिन कौन फैमिली शादी वाले दिन अपनी बेटी की शादी कैंसिल होने की बात सुनेगा? वहां कोई क्यों उसे सपोर्ट करेगा? और उसने भी तो अब प्रीत से प्रॉमिस कर लिया था कि खुशी की शादी से पहले वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। अगर धारा को पता होता कि देवजीत देवांशी का भाई है तो वो उसे जरूर सच बता देती तो ये सारी फजीहती नहीं होती। लेकिन अब उसने देवजीत का गुस्सा भी देख लिया था कि कैसे उसने उसके साथ जबरदस्ती शादी की थी। और धारा को डर लगने लगा था उसका देवांश के लिए प्यार देखकर कि पता नहीं सच जानने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा। धारा इस बात से अनजान थी कि देवांश ने शादी वाली रात सुसाइड अटेम्प्ट किया था। फिर धारा ने ही सूर्य को अलग लड़के से मैरिज करने में साथ दिया था जिसे वो दिल से चाहने लगा था। यही वजह थी कि देवजीत के गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया और उसे सूर्य से ज्यादा धारा को दोषी मानते हुए उससे शादी की। सोचते सोचते धारा की आंखों में आंसू आ गए। धारा ने अपने आंसू पोंछ लिए और देवजीत के फ्रेम को सही करने लगी। उसने मार्कर वाले ग्लास को हटाकर ट्रांसपेरेंट पॉली से फोटो को कवर कर दिया और फ्रेम के बॉर्डर्स को रिबन पेपर्स की हेल्प से एक शानदार लुक दे दिया। उस फ्रेम में देवजीत की फोटो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। देवजीत ने इस दौरान करवट ली तो उसकी आंख खुल गई। उसने धारा की बेड की ओर देखा तो वो वहां पर नहीं थी। ये देखकर वो शॉक्ड हो गया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने पाया कि बालकनी का गेट खुला हुआ है और वहां लाइट भी जल रही है। तो वो उस साइड आया। उसने चुपके से देखा कि धारा कुछ पेपर्स वगैरह कलेक्ट कर रही है, बट वो एग्जैक्टली क्या कर रही है ये उसे समझ नहीं आया। वो वापस अपनी जगह आकर लेट गया। अगले दिन सुबह वो उठा तो उसने सोती हुई धारा को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि वो रात को काफी देर तक किसी काम में लगी हुई थी। देवजीत बहुत शांति से अपने सारे काम करता रहा। फिर वो रेडी होकर कमरे से बाहर जाने को हुआ तो उसने दीवार पर लगी अपनी उस फोटो फ्रेम को देखा। उसे अब समझ आ गया था कि रात को धारा इसमें बिजी थी। देवजीत ने अपनी वॉच उठाने के लिए टेबल की ओर हाथ बढ़ाया तो उसे वहां एक पेपर मिला जिस पर लिखा था, तुम इस फ्रेम को रिप्लेस करवाने वाले थे लेकिन मैंने इसे ही और खूबसूरत बना दिया। मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। आई एम सॉरी बट मैं कभी तुम्हारे इमोशन हर्ट नहीं करना चाहती थी। देवजीत ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। धारा के लिए उसके दिल की चाहत उसके गुस्से पर भारी पड़ रही थी। वो धीरे से स्माइल करने लगा कि उसके कानों में धारा की आवाज आई। पसंद नहीं आया? उसकी आवाज सुनकर देवजीत ने तुरंत आंखें खोल दी और टर्न करके धारा को देखा और बोला, तुम सो नहीं रही थी? धारा ने उसके फेस को प्यार से टच किया और बोली, तुम्हारा इस फोटो फ्रेम को देखने के बाद होने वाला रिएक्शन देखने के लिए मैं इतनी बेताब थी कि नींद ही नहीं आई तो सोने का नाटक कर रही थी।
वो झूठा गुस्सा दिखाता कि धारा ने उसे हक कर लिया और बोली, आई एम सॉरी देवजीत, क्या हम सब भूलकर अपने रिलेशन को एक चांस नहीं दे सकते? देवजीत इमोशनल हो गया क्योंकि वो चाहता तो था पर ऐसा कर नहीं सकता था। ये सब उसके लिए भी पेनफुल था कि जिस लड़की को उसने चाहा वो आज उसकी वाइफ है और करीब भी है, बट उससे वो अपने दिल की बात भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसे फिर देवांशी का फंदे से झूलना याद आ जाता था। धारा के करीब जाना उसे देवांशी को धोखा देना जैसे लगता था। अगर वो धारा के लिए बेरहम था तो उसके हालात उसके लिए बेरहम थे। पहली बार किसी को चाहा पर उसे अपना भी नहीं पा रहा था। देवजीत ने खुद को कंट्रोल किया और धारा से दूर हो गया। तुम्हें यकीन है कि ऐसी हरकतें करके तुम मेरी माफी हासिल कर सकती हो? क्या सब कुछ इतना इजी लगता है तुम्हें? धारा बोली, आई नो कि जो हुआ गलत हुआ, बट तुमने भी तो अपने मन की कर ली है ना। मैंने सूर्य की शादी मजबूर होकर करवाई थी क्योंकि वो देवांशी नहीं प्रीत से प्यार करता था, लेकिन तुमने भी तो मुझे मजबूर किया ना खुद से शादी करने को। देवजीत ने उसको नाराज नजरों से देखा, फिर भोला को आवाज लगाता हुआ रूम से बाहर निकल गया। भोला, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दो। धारा ने फ्रस्ट्रेशन में अपना एक पैर जमीन पर जोर से मार दिया और बोली, इस अंगार राणा को कैसे ठंडा करूं? देवजीत ने अपना ब्रेकफास्ट किया और भोला से कह दिया कि आज से धारा भी हॉस्पिटल जाया करेगी तो उसके खाने का पूरा ख्याल रखे। और फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर रोशन को बुलाकर उससे पूछा कि क्या रहा, कुछ खबर मिली? इंस्पेक्टर रोशन बोला, उस आदमी ने अज्जू का पता तो बता दिया, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे वो वहां से भाग चुका था। देवजीत देश में आकर बोला, आखिर कब तक चलेगा उसका ये लुक्की छुपी का खेल? किसी न किसी दिन तो हाथ लगेगा ही, तब उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। अज्जू अपने नए अड्डे पर बैठा गुस्से में चल रहा था। देवजीत तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया है, जिससे उसे बार बार अपने अड्डे बदलने पड़ रहे थे। अज्जू ने उसको डराने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके डराने का देवजीत पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो और जोर शोर से उसे दबोचने में जुट गया था। अज्जू, जिसका चंद रोज पहले इस शहर में अपना दबदबा था, उसके रसूख को देवजीत ने खुले आम चुनौती दे दी थी, बल्कि उसे चूहे की तरह बिल में छिपने को मजबूर कर दिया था। उसने सोच लिया कि इस शहर में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए उसे देवजीत को कैसे न कैसे करके अपने कदमों में झुकाना ही होगा। पहले तो देवजीत अकेला था, लेकिन अब उसकी कमजोरी उसकी बीवी धारा है, जिसकी खूबसूरती के बारे में वो जान ही चुका था। उसकी नजर में अब धारा चढ़ गई थी। उसने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था। शाम को धारा हॉस्पिटल पहुंची तो सिम्मी ने उससे सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए कि इन 2 दिन में देवजीत ने उसको कैसे ट्रीट किया, क्या उसने उसे बहुत सताया। धारा ने स्माइल की और बोली, इतना परेशान मत हो मेरे लिए, वो अच्छा है लेकिन बुरे होने का दिखावा करता है। वो चाहता तो क्या नहीं कर सकता था मेरे साथ, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं उससे नफरत करूं। हाँ, 2 सिपाही जरूर मेरे साथ हर टाइम मुस्तैद करती हैं। सिमी बोली, किस लिए? धार ने उसे कबीर वाला चैप्टर सुना दिया। सिमी बोली, तू सोच रही है कि वो तेरे पर डाउट कर रहा है, बट सच ये भी तो हो सकता है कि उसे कबीर पर ट्रस्ट ना हो और वो अगेन तुझे डिस्टर्ब ना करे, इस रीजन से सिपाही लगाए हो। तभी मैं सोच रही थी कि कल से कबीर तेरा जिक्र तक नहीं कर रहा, और तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए देवजीत का कि एटलीस्ट उसने उस पागल से तेरा पीछे छुड़वा दिया। धारा देवजीत को याद करके स्माइल करने लगी और दोनों अपनी ड्यूटी करने चली गई। 12 दिन हो गए थे। धारा की नाइट ड्यूटी होती थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो थकी हुई लौटती थी, उस टाइम तक देवजीत पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुका होता था। देर शाम धारा अपने हॉस्पिटल निकल जाती तो रात को देवजीत लौटता तो वो नहीं होती थी। ये दूरी धारा को अंदर ही अंदर खा रही थी। अपने प्यार के इतने करीब होकर वो उससे और दूर नहीं जाना चाहती थी, पर उसे पता था कि वो देवजीत को अपनी फीलिंग्स बताएगी तो उसे इनकार ही सुनने को मिलेगा। वो कभी उस लड़की के प्यार को कबूल नहीं करेगा जिसने उसकी बहन को तकलीफ पहुंचाई। धारा और रेगिस्तान में तपती रेत की तरह जल रही थी कि कब देवजीत के रूप में उसे बारिश की वो फुहारें मिलेगी जो उसके अंतर मन को ठंडक पहुंचाएगी। सिम्मी एक दिन उसे परेशान देखकर बोल ही पड़ी, लगता है तेरी तबीयत खराब है, दवा लाऊं? धारा मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, ये तकलीफ तो देवजीत की है। उसे पिछले 12 दिन से देखा तक नहीं है। मैं तड़प रही हूँ उसे देखने के लिए। ये लड़का मुझे पागल कर रहा है।
सिम्मी, मैं उसे चाहने लगी हूँ, उसके आगोश में समा जाना चाहती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि जब वो एक नजर मेरी तरफ देख भी लेता है तो मेरे दिल की क्या हालत होती है। पेट में एक अलग ही गुदगुदी होना शुरू हो जाती है और ये सब बढ़ता ही जा रहा है। सिम्मी ये सुनकर हंसने लगी और बोली, इसमें कौन सी नई बात है? प्यार तो तुझे उससे पहली नजर में ही हो गया था, तो किसी बहाने से उसके पास चली जाओ। धारा बोली, नहीं, मेरे जाने से वो अनकंफर्ट हो जाएगा, मुझे उसकी आवाज सुननी है, कॉल करूं क्या? सिम्मी बोली, इस वक्त? हो सकता है वो सो गया। धारा बोली, नहीं, पुलिस वाला है तो उसका दिन और रात सब एक जैसे है। सिम्मी बोली, पर कहीं उसे ये ना लगे कि तू उसके लिए डेस्परेट है। धारा बोली, उसे जो समझना है समझ लेने दे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए तो हम एक ही घर में एक ही साथ रहते हैं, इस आधार पर तो हालचाल पूछ ही सकती हूँ मैं। सिम्मी हंस रही थी। एक तू है जो जलबिन मछली की तरह तड़प रही है और एक तेरा वो जानी है जिसे तेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। सिम्मी गुनगुनाने लगी, इतना ना उससे तू प्यार भरा कि वो एक बादल आवारा, कैसे वो तेरा सहारा बने कि वो है जलता अंगारा। धारा भी गुनगुनाने लगी, इसलिए उससे मैं प्यार करूं कि वो एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ उसके, है नाम मेरा जल की धारा। सिम्मी ने आगे गाया, उसे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना उसका काम नहीं, उसका साथ कहाँ तक देगी तू, वो देश विदेश का बंजारा। धारा भी हंसकर गाने लगी, वो नील गगन का दीवाना, वो प्यार न मेरा पहचाना, मैं तब तक साथ चलो उसके, जब तक न कहे कि मैं हारा, इसलिए उससे मैं प्यार करूं कि वो एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ उसके, है नाम मेरा जल की धारा। दोनों दोस्त पूरा गाना गाकर खिलखिलाकर हंसने लगे। इधर धारा देवजीत के लिए तड़प रही थी, उधर धारा की याद में देवजीत इन दिनों अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वो बात बात पर गुस्सा करने लगा था। उसके जूनियर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस हालत का उचित कारण क्या था। देवजीत भी धारा को इतने दिनों से देख न पाने की वजह से उखड़ा हुआ था। आज वो अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग खत्म करके पुलिस स्टेशन लौटा और टेबल पर बैठकर कुछ फाइल चेक करने लगा कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। अपने सामने टेबल पर रखी फाइल के पन्नों को पलटते हुए देवजीत ने कॉलर नेम देखे बिना ही कॉल पिक कर ली और बोला, हेलो। कॉल की दूसरी साइड से धारा ने उसकी वो रौबदार आवाज सुनी तो वो खुश हो गई। देवजीत ने दोबारा कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ धारा, क्या तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया? उसकी आवाज सुनकर देवजीत का फोकस फाइल से हटकर पूरी तरह से धारा पर शिफ्ट हो गया और बोला, कुछ काम था? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम है। धारा बोली, तुम अभी तक घर नहीं गए? देवजीत जानबूझकर रूडली पेश आ रहा था। नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत है मेरे घर ना जाने से? धारा बोली, मैं खाने का पूछ रही थी कि तुमने खाया क्या? देवजीत बोला, अभी नहीं खाया है, लेकिन ये सब पूछकर क्या साबित करना चाहती हो तुम कि तुम्हें मेरी फिक्र है? कुछ ज्यादा ही मेलोड्रामा नहीं हो रहा है? वो बोली, मैं बस इतना कह रही थी कि मैंने भी डिनर नहीं किया है, मेरे पास 1 घंटे का फ्री टाइम है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ आ जाओ? पास में ही सामने होटल है, सुना है वहां का खाना बहुत अच्छा है, आ जाओ ना, आराम से बैठकर खाएंगे। देवजीत बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मैं बिजी हूँ तो डिस्टर्ब मत करो, अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाओ, मुझे फिजूल परेशान मत करो। धारा को तो बस देवजीत को एक बार देखना था। वो आगे बोली, सब फ्रेंड्स बिजी हैं, इट्स ओके, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। उसने कॉल कट कर दी। देवजीत ने एक नजर मोबाइल को देखा, फिर वापस रखकर फाइल बंद कर दी और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो ड्राइव करते हुए सोचने लगा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी बात मानूंगा, और हम दोनों का रिलेशन एकदम नॉर्मल है क्या, जो एक बीवी के जैसे मुझे अपनी फरमाइश बताए और मैं उनको पूरा करूंगा। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा। धारा हॉस्पिटल से बाहर निकलकर सामने वाले होटल की तरफ चल दी तो दोनों सिपाही भी उसके पीछे हो लिए। धारा को ये देखकर कभी कभी बहुत चिढ़ होती थी।
उसने उन दोनों को पूछा, आप लोगों ने खाना खा लिया? दोनों ने हाँ कहा। धारा होटल पहुंचकर उसके अंदर जाने लगी तो उसने दोनों सिपाहियों को कहा, बहुत थकी हुई हूँ, क्या आप लोग प्लीज बाहर बैठेंगे? मुझे सारा टाइम आपकी नजरों में रहना पसंद नहीं है। मैं होटल के अंदर ग्लास वॉल के साइड बैठ रही हूँ तो यहाँ से आप लोग मुझे देख सकते हैं। सिपाहियों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, वो बाहर ही बैठ गए। देवजीत जब घर पहुंचने वाला था कि अचानक से उसका दिल कहने लगा कि वो धारा के पास जाए। धारा उसकी जरूरत बनती जा रही है। देवजीत को इस बात का इल्म था कि धारा पर वो अपना दिल हार रहा है, लेकिन वो इस दिल को नहीं जीतने देगा। धारा को दूर से ही देख लेने की बात सोचकर वो जब होटल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर भीड़ लगी हुई है। वो अंदर गया तो वहां उसने दो सिपाहियों को घायल पड़ा देखा और धारा वहां नहीं थी। देवजीत ये देखकर टेंशन में आ गया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अज्जू अपने आदमियों के साथ आया था और धारा मैम को उठा कर ले गया है। ये सुनकर देवजीत के गुस्से का ठिकाना न रहा था, पर उसे धारा के लिए डर भी लग रहा था। देवजीत को अज्जू की दी ये चुनौती उस पर कहर बरपाने वाली थी। वो गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी हिम्मत कैसी हुई धारा को हाथ लगाने की? जब वो अज्जू अपने बल से उसे नहीं जीत सका तो उसने इस प्रकार ओछी चाल चलकर उसे हराने की चेष्टा की है। देवजीत ने दोनों सिपाहियों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते वक्त उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ भी अनुमान है कि अज्जू किस दिशा में गया है। सिपाहियों ने बताया कि वो लोग देख नहीं सके, परंतु उन्हें गाड़ी का नंबर जरूर याद है। देवजीत दृढ़ संकल्प कर चुका था कि उसकी यह गुस्ताखी अब आखिरी गुस्ताखी साबित होगी। उसने इंस्पेक्टर रोशन को कॉल करके उस गाड़ी का नंबर बता दिया और पूरे शहर में नाकाबंदी करने का ऑर्डर दे दिया। शहर के सभी पुलिस वालों की इमेज पर बात आ गई थी कि जो खाकी वर्दी अपनी खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो शहर को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। सभी बड़े अधिकारियों तक ये बात फैल गई थी। उन्होंने देवजीत को ऑर्डर्स दे दिए कि कुछ भी एक्शन लो, लेकिन अज्जू का आतंक शहर से खत्म कर दो। हर टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही थी। देवजीत अपनी टीम के साथ तत्परता से जुटा हुआ था। कुछ टाइम बाद ही मेहनत रंग ला गई। उन्होंने देखा कि अज्जू की गाड़ी पास वाले टोल नाके से गई है, पर उससे आगे वाले टोल नाके से नहीं निकली, तो वो इन दोनों टोल नाकों के बीच ही है। अज्जू धारा को अपने अड्डे पर ले आया था। धारा को उन गुंडों को देख देख कर बेहद डर लग रहा था। अज्जू ने उसकी पकड़ी हुई कलाई छोड़ दी तो धारा वहां से भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन अज्जू के गुंडों ने उसे हर तरफ से घेर लिया। अज्जू चिल्लाया, कोई इस शहजादी को हाथ नहीं लगाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अज्जू धारा के करीब आकर खड़ा हो गया और बोला, अब मुझे ही अपना पति समझ लो और भूल जाओ उस राणा को। सच में बड़ा मजा आएगा उस राणा का सिर शर्म से झुका देखकर, लेकिन तुम उसकी ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि बहुत जिल्लत नहीं झेलने दूंगा मैं उसको। कुछ ही देर में तड़पा तड़पा कर मार दूंगा उसे। और रो मत मेरी रानी, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे। अर्जुन ने उसको छूना चाहा तो धारा दूर हट गई और चिल्लाकर बोली, डोंट टच मी, मुझे जाने दो वरना देवजीत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अज्जू हंसने लगा और बोला, बहुत यकीन है तुझे अपने पति पर? ये भी तो हो सकता है कि वो तुझे बचाने ही ना आए, तब क्या करेगी? धारा बोली, वो जब अनजान लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है तो सोचो कि मैं तो उसकी बीवी हूँ, तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा? तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे जाने दो। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? मेरे हसीन अरमानों को तो पूरा करने दो। तेरा पति तब यहाँ आएगा जब उसको इस ठिकाने का पता होगा, और कौन बताएगा उसको? बहुत चिंचिया रही है ना तू अपने पति की ताकत पर। ले अभी उसको कॉल कर बताता हूँ कि मैं तेरे साथ क्या करने जा रहा हूँ, देख लिया जाए कि क्या कर सकता है वो। देवजीत की टीम उस टोल नाके पर पहुंच गई जिधर से अज्जू की गाड़ी निकली थी। देवजीत को धारा की बहुत टेंशन हो रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें लेना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी धारा को किसी भी तरीके से सही सलामत वापस पाना चाहता था। वो नाके से कुछ और इंट्रोगेशन करने के बाद आगे चल पड़ा। कुछ टाइम बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। न्यू नंबर देखकर उसने कॉल पिक की तो दूसरी साइड से अज्जू के हंसने की आवाज आई। वो बोला, कैसे हो राना? अपनी बीवी की फिक्र हो रही है? होनी भी चाहिए, सुंदर जो है। तुमको अपने पेशे का मालूम होते हुए भी ऐसी वाइफ लाने की क्या जरूरत थी? मेरा मन मचल गया तो मैं उठा लाया, मन भर जाएगा तो दे जाऊंगा।
देवजीत के सीने में आग धधक उठी। वो गुस्से में बोला, मेरी धारा को छूने की कीमत तो तुझे अदा करनी पड़ेगी। तेरे पाप का घड़ा भर गया है, तुझे मिट्टी में मिला देगा ये राणा। अगर थोड़ा बहुत रहम चाहता है तो मेरी बीवी को छोड़ दे, तुझे आसान मौत दूंगा। अज्जू बोला, मरेगा तो तू जब अपनी पत्नी की हालत देखेगा जो मैं बनाऊंगा उसकी। ले अपनी बीवी से बात कर ले, क्योंकि क्या पता फिर बात हो या ना हो। रोशन ने अपने साथी पुलिस वालों को कॉल करके बोल दिया कि एसीपी सर के मोबाइल पर इस वक्त जो कॉल चल रही है किस जगह से की जा रही है तुरंत बताओ। अर्जुन ने धारा के पास अपना मोबाइल कर दिया और बोला, ले बात कर ले अपने पति से। धारा रोने लगी और देवजीत को बोली, ये लोग बहुत बुरे हैं देवजीत, बट आई नो यू विल सेव मी। तुम जल्दी से यहाँ जाओ और इनको ऐसी सजा दो कि दोबारा ये ऐसा करने का भी नहीं सोच पाए। देवजीत बोला, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत। अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन तब तक देवजीत को रोशन ने उसकी लोकेशन बता दी। सभी लोग तेज रफ्तार से अज्जू के अड्डे की तरफ चल दिए। थोड़ा ही टाइम हुआ था कि उनके जीप के टायर्स की हवा निकल गई। अज्जू को पता था कि वो पुलिस वाले उसको ढूंढते हुए इस तरफ ही आ पहुंचेंगे। सभी पुलिस वाले पैदल ही अपने हथियारों के साथ दौड़ पड़े। अज्जू धारा को वहां बनी एक कोठरी में जबरदस्ती ले गया और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करने लगा। धारा पूरी ताकत से उससे झूठ रही थी। वो सिर्फ देवजीत की थी, उसके अलावा उसे छूने की भी इजाजत नहीं थी किसी को। धारा को संघर्ष करते और हार न मानते देखकर अर्जुन ने उसको जोर से 2 चांटे मारे, जिससे उसका होंठ कट गया और खून आने लगा। धारा देवजीत के वहां आने तक खुद को बचाए रखना चाहती थी, वो फिर भी उससे जूझती रही। अर्जुन ने उसके बाल पकड़कर सिर को दीवार पर दे मारा। उसके सिर पर भी चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा था। अब धारा की ताकत खत्म होने लगी थी। वो संघर्ष करते करते थक गई थी। अर्जुन ने उसे बालों से पकड़कर वहां पड़े एक पलंग पर फेंक दिया। धारा दर्द से चीख पड़ी थी। अज्जू उसे दबोचने की कोशिश कर रहा था, वो छटपटा रही थी। तभी धारा की नजर अज्जू की कमर में लगे चाकू पर गई। उसने तेजी से उसकी कमर में लगा चाकू निकाल लिया और अज्जू के हाथ पर मारकर बोली, दूर हट जा वरना तुझे मार दूंगी। ये हाथ दूसरों की जान बचाना जानते हैं तो जरूरत पड़ने पर तुम जैसे कमीनों की जान लेना भी जानते हैं। अज्जू चाकू लगने से तिलमिला गया और गुस्से में बोला, साली मुझको चाकू मारेगी? आज तेरा वो हश्र करूंगा कि तू और तेरा वो पति दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आगे क्या होगा? क्या देवजीत धारा को बचाने में कामयाब हो पाएगा? क्या देवजीत और धारा का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।